हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। हम पहले ही इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स थे उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का, क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमारा ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम क्या करेंगे, हम सेकंड चैप्टर करेंगे। उसमें से आप दोनों चैप्टर पे ध्यान ना देकर अगर एक चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने की ज़्यादा संभावना बनेगी। इसीलिए फ्रेंड, क्योंकि सेकंड चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द वियतनामीज यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज इन द वार अगेंस्ट द यूएस अंडर द लीडरशिप ऑफ हो ची मिन। कि जो वियतनाम के लोग थे उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्स, जबकि उनके पास जो रिसोर्सेज थी उनकी कमी थी, फिर भी वार के अगेंस्ट उन्होंने किस तरह से हो ची मिन्ह की लीडरशिप में वर्क किया, किस तरह से उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई करी। तो रोड्स एंड द फुटपाथ आर वर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड द मटेरियल फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। अब क्या किया जा रहा था कि रोड्स और फुटपाथ के जो माध्यम से लोगों को और सामानों को नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ भेजा जा रहा था। सप्लायर्स were transported in trucks but they were carried by women porters on their backs। कि जो सप्लायर्स थे वो ट्रांसपोर्टेड किए जा रहे थे ट्रक पे, लेकिन उनको जो कैरिड आउट किया जा रहा था वुमेन्स पोर्टर्स के द्वारा उनकी बैक, उनकी पीठ के पीछे। द ट्रेल्स हैड सपोर्टेड हॉस्पिटल्स एंड द बेसेस अलोंग द वे। और जो इसमें ट्रेल्स थे, जो चिन्ह था सपोर्टिंग करने का, वो जो जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स थे वो उन सबका बेस था, उस रास्ते का वो बेस था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 4 मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लेग्यू। कि ऐसे 4 तरीके बताइए जिसके द्वारा जो फ्रेंच था उसने प्लेग्यू की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो रेड हंट वॉज स्टार्टेड इन 1902। कि 1902 में वहाँ पे रेड हंट नाम की जो बीमारी थी वो स्टार्ट हो गई थी। वियतनामीज वर्कर्स टू हंट द रैट एंड वर पेड for reach red cupped। now the rat was cupped in the 1000। अब वियतनामीज जो वर्कर्स थे उनको ऐसा भरोसा दिया गया कि अगर आप चूहे को पकड़ेंगे तो उसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगी। एक चूहे का अकॉर्डिंग पर चूहे जितने आप पकड़ेंगे उतने पैसे आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो लोग बाग थे उन्होंने क्या करा कि चूहों को पकड़ना आरंभ कर दिया। बट स्टिल देयर वॉज नो एंड ऑफ द शेयर क्लीनर डिस्कवर्ड इनोवेटिव वे टू प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन स्टिल पता चला कि मतलब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बदतमीज़ी कर रहे हैं और इसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है। चाहे कोई भी उन्हें लगा कि उसके लिए उन्हें कोई और इनोवेटिव वे जिससे कि प्रॉफिट हो सके वो उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो तरीका था वो हम प्रॉफिट मेकिंग नहीं था और ये जो तरीका था एकदम उससे क्लीनिंग और कुछ भी नहीं हो पाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द वियतनाम वार कैम टू एन एंड। मतलब किस तरह से जो वियतनाम में लड़ाई हो रही थी उसका एंड कैसे हुआ। तो यूएस हैड फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। कि यूएस का जो उद्देश्य था वो फेल हो गया था एंड कुड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द वियतनामीज पीपल्स। और उन्हें वियतनामीज पीपल्स का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। थाउजेंड ऑफ यंग यूएस सोल्जर्स हैड लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सेंस ऑफ द वार्स वर शोन ऑन द टीवीज। मतलब जो हमारी यूएस के सोल्जर्स थे, बहुत सारे यंग सोल्जर्स, उनके घर बार जो थे वो छीन गए थे और जो सेंस ऑफ वार वर शोन, और वो सारी जो वार की सेंस थे वो टीवी में दिखाए जा रहे थे। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इन द यूएस एज वेल एज द अदर कंट्रीज। तो देखा गया कि जो लड़ाई थी उसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहे थे यूएस में और कुछ अलग कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन बर्नार्ड लर्न फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान। कि जो बर्नार्ड थे उन्होंने मतलब जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो उन्होंने रणनीति अपनाई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की और लैंड रिफॉर्मेशन की, उससे बर्नार्ड ने क्या सीखा। तो जो पॉल बर्नार्ड थे वो एक इन्फ्लुएंशियल राइटर थे, एक प्रभावशाली राइटर थे एंड अ पॉलिसी मेकर। और नई नई पॉलिसीज जो है वो उनके दिमाग में आती रहती थी। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब उनके मन में आया कि जो जापानीज थे, जो जापान के लोग थे, उन्होंने एक बार इंडस्ट्रियलाइजेशन और लैंड रिफॉर्म्स की प्रोसेस अपनाई थी। ठीक है। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट, उनका ये भी मानना था कि भाई जो कॉलोनीज है वो डेवलप्ड होनी चाहिए, वो विकासशील होनी चाहिए टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर। उन्होंने सोचा कि भाई क्या है कि वियतनाम में जो बहुत ज़्यादा गरीबी है गांव में और बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो गिरता जा रहा है,
तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो वियतनाम का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए उनके दिमाग में एक माइंड में एक प्लान आया, पॉलिसी आई कि क्यों ना जैसा कि जापान के लोगों ने किया था 1890 में लैंड रिफॉर्मेशन की प्रोसेस, तो क्यों ना वियतनाम में भी ऐसा किया जाए। हाउएवर दिस कुड नॉट इंश्योर सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उन्हें बाद में ऐसा रिजल्ट निकला कि उससे कोई भी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाई। एज द एक्सपीरियंसेस of the Japan showed industrialization would be essential to create more jobs। मतलब जापान ने तो किया था भाई, तो पता चला था कि भाई उससे तो जो जॉब्स थे वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए थे, लेकिन जब ऐसा वियतनाम में किया गया तो पाया गया कि जी इससे तो क्या हो रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रहा। Next question is, what are the approach of the syllabus introduced by the French to teach Vietnamese? मतलब कि ये है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मतलब वियतनामीज़ के लिए टीचिंग की क्या स्टाइल सजेस्ट की गई थी फ्रेंच के लोगों द्वारा। मतलब फ्रेंच ने कैसे बताया था, किस तरह का इंट्रोड्यूस सिलेबस किया था वियतनामीज़ के लिए। तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द फ्रेंच एंड द जस्टिफाइड कॉलोनियल रोल। मतलब जो स्कूल की टेक्स्ट बुक थी वो प्रकाशित की गई थी फ्रेंच लैंग्वेज में और उसमें कॉलोनियल रूल्स के बारे में जस्टिफाइड किया गया था। इन द सिलेबस द वियतनामीज वर रिप्रेजेंटेड एज द प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। और सिलेबस में ऐसा बताया गया था कि जो वियतनामीज हैं वो प्रिमिटिव हैं, ठीक है, और वो बैकवर्ड हैं, एकदम पिछड़े हुए हैं। कैपेबल ऑफ मैनुअल लेबर, मतलब बताया जाता है कि वो सिर्फ मतलब ऐसे काम तो कर सकते हैं जिसमें कि थोड़ा बल चाहिए, लेबर ग्रेड के काम वो कर सकते हैं, बट नॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन। लेकिन उनमें बौद्धिक जो है, बौद्धिक गुण बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को चीट कर सकते हैं, दूसरों को चीट करके कोई काम कर सकते हैं। दे कुड वर्क इन द फील्ड बट नॉट रूल देमसेल्व्स, कि वो किसी खेती वेती का काम, ये फील्ड में तो कोई काम कर सकते हैं लेकिन वो खुद के लिए एक अच्छा सा रूल नहीं बना सकते। दे वर स्किल्ड कॉपिस्ट बट नॉट क्रिएटिव, कि वो कॉपिस्ट तो हो सकते हैं, वो दूसरों की चीटिंग वगैरह तो कर सकते हैं लेकिन वो खुद कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। स्कूल चिल्ड्रन वर टोल्ड दैट ओनली फ्रेंच रूल कुड इंश्योर पीस इन वियतनाम। कुछ बच्चों का तो ये भी मानना था कि हाँ अगर फ्रेंच रूल रहा तभी वियतनाम में शांति होगी। द अप्रोच ऑफ द सिलेबस वॉज टू डिग्रेड द वियतनामीज एंड ग्लोरीफाई फ्रेंच। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि सिलेबस जो था वो वियतनामीज को डिग्रेड कर रहा था और ग्लोरीफाई कर रहा था फ्रेंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन इन वियतनाम, कि आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमारा वियतनाम था उसमें रिलीजन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो वियतनाम रिलीजियस बिलीफ वर अ मिक्सचर ऑफ बुद्धिज्म, कॉन्फ्यूशियनिज्म एंड द लोकल प्रैक्टिसेस, कि जो वियतनाम की रिलीजन्स थी उसमें हमें एक मिक्सचर देखने को मिलता है। उसमें हमें बुद्धिज्म लोग भी देखने को मिलते हैं, उसमें हमें कन्फ्यूशियस लोग भी देखने को मिलते हैं और कुछ हमें लोकल प्रैक्टिसेस के लोग भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो रिलीजियस बिलीफ थे अमंग द पीजेंट्री, कि जो किसानों में अगर देखा जाए बट शेप्ड बाय ए वैरायटी ऑफ सिंक्रिएटिक ट्रेडिशन, कि किसानों को देखा जाए तो उसमें एक सिंक्रिएटिक ट्रेडिशन देखने को मिलता था कि उसमें जो बुद्धिज्म थे और सारे वो मिले हुए थे। दैट कॉम्बाइंड बुद्धिज्म एंड द लोकल बिलीफ, उसमें जो बुद्धिज्म और लोकल बिलीफ के लोग हमें देखने को मिलते थे किसान वर्ग में। और एलाइट्स ऑफ द वियतनाम वर बुद्धिस्ट एंड सम आर द कन्फ्यूशियस, कि और जो कुलीन वर्ग के लोग थे वियतनाम में वो कुछ तो बुद्धिस्ट थे जबकि कुछ कन्फ्यूशियस वर्ग के लोग थे। देयर वर मेनी पॉपुलर रिलीजन इन द वियतनाम, वियतनाम में हमें काफ़ी पॉपुलर रिलीजन देखने को मिल जाते हैं। दैट वर स्प्रेड बाय पीपल्स, जो कि लोगों में बिखरे हुए थे। वो क्लेम टू हैव सीन विजन ऑफ गॉड, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे, कुछ धर्म के लोग ऐसा कहते थे कि उन्होंने गॉड को देखा है, उन्होंने गॉड को खुद फील किया है, उन्होंने गॉड को एकदम अपनी आँखों से उनको विज़न किया है, उनको सीन किया है। Next question is, explain the different efforts done by the France to increase the production of the rice in the Vietnam, कि मतलब और किस किस तरह के डिफरेंट एफर्ट्स किए गए थे फ्रांस के लोगों के द्वारा ताकि जो वियतनाम में राइस का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो द फ्रेंच बिगन बिल्डिंग कैनाल्स, उन्होंने क्या किया, कैनाल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, कैनाल्स को बनाने का आरंभ कर दिया। एंड ड्रेनिंग लैंड्स इन द बेकोंग डेल्टा टू इंक्रीज कल्टिवेशन,
और कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने मेकोंग डेल्टा पे ड्रेनिंग लैंड्स किए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर डेवलप टू हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और उन्होंने क्या किया कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो थे वो डेवलप्ड किए ताकि वो हेल्पफुल हो सके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में। गुड्स को, अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। द सिस्टम ऑफ इरीगेशन वर्क, कैनाल एंड द अर्थ वर्क्स वॉज बिल्ट मेनली विद फोर्स्ड लेबर। लेकिन ये भी था कि जो इरिगेशन है, वर्क कैनाल है या अर्थ का जितना भी वर्क है, तो उसके लिए कुछ लेबर की ज़रूरत थी जो कि फोर्सली काम कर सके। द एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन वेंट अप फ्रॉम द 274 हेक्टेयर इन द 1773। तो देखा गया कि जो हमारा राइस का प्रोडक्शन था 1773 में, वो इतना मतलब फिर भी कम ही था। लेकिन बाद में देखा गया कि 1930 में 1.1 मिलियन हेक्टेयर में, 1900 में 2.2 मिलियन का प्रोडक्शन हो रहा था। तो इस तरह से ये जो एफर्ट था फ्रांस के द्वारा वियतनाम में राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने में, वो एक तरह से सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच इंडो चाइना, कि आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ। वन ऑफ द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ द फ्रेंच कंट्रोल वॉज मिलिट्री, कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल था फ्रेंच में वो सैनिकों का था, ठीक है। वो सैनिकों का ही देखने को दिखता था कि हाँ भाई सैनिक का ही कंट्रोल है पूरे फ्रेंच पे। फ्रेंच ट्रूप्स लैंडेड इन द वियतनाम इन 1858, और जो फ्रेंच के जो सैनिक थे उन्होंने लैंडेड किया वियतनाम में 1858 में। बाय द मिड 1880th सेंचुरी दे हैड एस्टैब्लिश ए फर्म ग्रिप, उन्होंने क्या किया, एक फर्म ग्रिप बनाया ओवर द नॉर्थन रीजन के ऊपर, ठीक है। आफ्टर द फ्रैंको चाइनीज वार द फ्रेंच एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ द टोंकिन एंड अनाम, और जो हमारी फ्रैंको चाइनीज वॉर हुई थी तो फ्रेंच ने ऐसा एज्यूम किया कि क्यों ना टोंकिन और अनाम पे कंट्रोल किया जाए। एंड इन 1887 द फ्रेंच इंडो चाइना वॉज फॉर्म्ड, और उसी टाइम पे 1887 में जो था वो फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ था। इन द फॉलोइंग डिकेड्स द फ्रेंच सर्व टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन द वियतनाम, और उसी डिकेड्स में, उसी जो सेंचुरी चल रही थी उसी में फ्रेंच वालों ने मांग की, उन्होंने ऐसी इच्छा जताई कि जो वियतनाम है उसका संगठन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वर इंटेंडर लेबर, मतलब हु वर इंटेंडर लेबर, कि इंटेंडर लेबर कौन थे। एलोबरेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ इंटेंडर लेबर, और इंटेंडर लेबर की वर्किंग कंडीशन को थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। तो इंटेंडर लेबर कौन थे ये हम थोड़ा सा पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ द लेबर वाइडली यूज्ड इन द प्लांटेशन फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी। अब जो मिड 19th सेंचुरी थी उसमें मतलब एक तरीका था, एक थोड़ी सी रणनीति अपनाई गई थी कि क्या किया जाए कि इंटेंडर लेबर को काम के लिए रखा जाए, ठीक है। और वो मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स वर वेरी माइजरेबल, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा माइजरेबल थी। लेबरर वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी राइट ऑफ लेबरर्स एंड गिव इमेंस पावर टू एम्प्लॉयर्स, और जो लेबर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम किया करते थे, लेकिन उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था लेबर्स के लिए, और उनको क्या था, कोई भी पावर्स वगैरह नहीं दी गई थी। एम्प्लॉयर्स कुड ब्रिंग क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट लेबरर, और जो एम्प्लॉयर्स थे वो लेबरर के प्रति क्रिमिनल चार्जेस लगा सकते थे और उनको जेल वगैरह के में भी पनिश करने के लिए डाल सकते थे। कि अगर उन्हें लगा कि हाँ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अगर उनको थोड़ा सा भी लगा कि हाँ उसकी फुलफिलमेंट अच्छे से नहीं हो पाई है, तो वो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगा सकते थे, और वो चाहे तो उनको जेल वगैरह में भी भेज सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रांसिस गार्नियर टू एस्टैब्लिश फ्रेंच कंट्रोल ओवर वियतनाम, कि मतलब आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से जो फ्रांसिस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फ्रेंच के कंट्रोल ओवर वियतनाम में। तो गार्नियर्स वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच टीम दैट एक्सप्लोर्ड द मेकोंग रिवर। अब जो गार्नियर थे वो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये गार्नियर थे कौन। तो गार्नियर वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच टीम के एक पार्ट थे जो कि एक्सप्लोर कर रहे थे मेकोंग रिवर पर। In 1873, he was convinced by the French to try and establish a French colony in Tonkin in the north। और उन्होंने इस तरह का कमीशन बनाया था कि वो जो टोंकिन है उसमें वो फ्रेंच कॉलोनी का गठन करेंगे। By the mid 1880 century, they established firm grip over the northern region। और उन्होंने क्या किया था, नॉर्थन रीजन पे एक फर्म ग्रिप बनाने की भी सोची थी। गार्नियर कैरिड आउट एन अटैक ऑन द हनोई, और उन्होंने क्या किया कि हनोई पे एक अटैक करने की सोची, द कैपिटल ऑफ टोंकिन, जो कि कैपिटल है टोंकिन का, बट वॉज किल्ड इन द फाइट, लेकिन वो मारे गए लड़ाई के दौरान।
ठीक है। तो फ्रेंड आज के हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।